अंतिम संस्कार के जो क्रियाक्रम का जो का है, ये बहुत ही पीड़ादायक होता है और विशेष करके कोरोना काल में तो इसलिए पीड़ादायक है क्योंकि परिजन उनके परिवार से ना तो देख सकते हैं ना ही मिल सकते हैं, जबकि वो अंतिम क्षण रहता है। उसके बाद जीवन भर वो कभी भी मतलब उनसे वो किसी भी तरीके से मतलब उनके साथ मतलब नहीं रह सकते। तो ये बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। और जब छोटे छोटे बच्चे और उनके फैमिली के जो लोग आते हैं, महिलाएं आते हैं, पुरुष आते हैं, तो और भी तकलीफ़दायक होता है क्योंकि वो जो रोते हैं और विदाई का जो क्षण होता है बहुत ही कष्टदायक होता है। मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति मतलब पीड़ादायक था। भी मतलब परिवार के लोगों के साथ मैं किसी न किसी तरह से उनके परिवार के सदस्य की तरह हमेशा रहा। तो ना तो त्यौहार था ना खुशियाँ थी मेरे उस पूरे वर्ष भर के समय में, क्योंकि एक परिवार की हैसियत से मैं अंतिम संस्कार किया था, तो मैं उसका पूरा पालन भी करता था क्योंकि मेरे यहाँ जितने खुशियाँ और वो थे परिवार वाले भी उसको नहीं बनाए और ना ही मैं उसमें खुशियों में शामिल नहीं हुआ। बड़ा दुखदायी था मेरे लिए। तो देखिए, अगर परिवार मेरे साथ नहीं खड़े होते तो शायद मैं कभी ये काम नहीं कर सकता था। मैं परिवार के साथ साथ अपने मित्रों को और विशेष करके जो शहर के जो मेरे मित्र थे, अपरिचित सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा मॉरल सपोर्ट, जो मुझे जानते भी नहीं थे, मेरे इस काम को जब उनको मालूम चला तो वो मुझे कभी फ़ोन से या व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे मेरे मॉरल सपोर्ट को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया और उसी के कारण मेरे मन में किसी तरह का डर नहीं था। और वो जो प्यार था वो लोगों का, जो इस शहर के जनता का और ज़िले के जनता का जो प्यार मेरे को मिला और मेरे जो बाहर रहते हैं उन शुभचिंतकों का जो प्यार मिला मेरे को, वो ही मुझे ताकत दिया था इस काम को करने के लिए। अगर मैं नहीं करता तो इस भयावह स्थिति को किसी न किसी को सामने तो करना पड़ता, नहीं करते तो पूरे शहर को, पूरे देश को इसका मतलब खामियाजा भी भुगतना पड़ता परिवार के साथ साथ। तो इसलिए मैं सोचा कि अगर कोई कुछ करना है तो इससे अच्छा काम, पुण्य का काम और कोई नहीं हो सकता है कि मैं उन परिवार के साथ सदस्य के हैसियत से सम्मिलित हूँ और अंतिम क्रियाक्रम को पूर्ण कराऊँ। देखिए, मैं जब ये काम को शुरुआत कर रहा था तो मेरे पापा का उम्र 84 साल के थे, वो मेरे साथ थे और मेरे 2 छोटे बच्चे थे साथ में, मतलब परिवार के सभी सदस्य थे, यहीं पर रहते थे मेरे साथ। शुरुआत के कुछ दिन तो अपन लोग क्वारंटाइन के रूप में जो नियम का पालन करते थे, लेकिन एक समय के बाद ये स्थिति सबको आ गया था कि इस काम को करना ही है। परिवार के सारे लोगों ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, जिस स्थिति में मतलब अगर मौत भी अगर सबको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इस काम को करना ही है। तो वो मन का भय जो था वो उन्होंने निकाल चुका था मेरे मन से, इसलिए मैं निडरता के साथ ये काम करा और मेरे को ईश्वर के और लोगों के दुआएं जो था है ना, वो था मेरे साथ, इसलिए मैं इससे पीड़ित नहीं हुआ और आगे काम को निरंतर जारी रखा। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। वैक्सीनेशन इसलिए कराएं क्योंकि हमारे देश में, ज़िले की बात ही नहीं, पूरे देश में हमारे वेंटिलेटर की कमी है। यदि आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो वैक्सीनेशन के कारण कम से कम आप उस स्थिति में नहीं जाएंगे कि आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत होगा। आपकी चेस्ट इन्फेक्शन जो होगा वो बहुत कम होगा। आप निश्चित रूप से आप मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी ना हो तो मैं नहीं समझता कि वैक्सीनेशन के बाद कोई व्यक्ति मरेगा, क्योंकि उसको चेस्ट इन्फेक्शन का जो सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो इस वैक्सीन से रोका जा सकता है बहुत ज़्यादा हद तक। तो बस पूछना ही क्या, संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ा हथियार है। माहौल ऐसा है कि कोई अपना भी अगर महामारी की वजह से मौत का शिकार हो जाए तो सगे संबंधी भी उससे कन्नी काट लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी हैं जो मृतकों की मुक्ति के काम में लगे हैं। कोई साथ नहीं देता, मांझी छोड़ जाता है, साहिल छूट जाता है। इस नश्वर शरीर की यही अंतिम गति है, यही आखिरी सत्य है, यही है सही। लेकिन कोरोना के खौफ ने सबको मौन कर दिया। ऐसे में भला ये काम कौन करेगा? जो डर गया समझो मर गया, कुछ वही डायलॉग जो है इस परिवार की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये अलग बात है कि कोरोना की मौत की खबर सुनकर के हर दिल सहर जाता है, जिस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं,
लेकिन इस परिवार ने उसी में जीना और उसी में मरना सीख लिया। अंतिम संस्कार इस संसार की रीति है, लेकिन कोरोना संक्रमण के डर से कई बार मृतक के परिजन ने भी बेदम हुए तन का साथ छोड़ दिए। लेकिन अलेक्जेंडर ने धर्म की परवाह किए बगैर इस पुण्य कर्म को चुना। घर वाले उसको छूने में या आसपास जाने में घबरा रहे थे और हमारे टीम के सदस्य वहां पर जाकर के उसको लेकर के उन्होंने विधिवत उसको डिस्पोज किया। अलेक्जेंडर चेरियन, यही नाम है इनका और काम इनका आपके सामने है। ये वो मसीहा हैं जो मौत के बाद के सबसे पुण्य काम को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। ये भी परिवार वाले हैं। घर में बुजुर्ग पिता हैं, पत्नी है, एक छोटी सी बेटी है और एक छोटा सा बेटा है। भला जब सारी दुनिया डर रही थी इस बला से, तो क्या इनको डर नहीं लगा होगा? बच्चे और पत्नियों को ये लगा कि नहीं, अगर कोई एक भी अगर एक्सपायर होंगे तो सबका मतलब परेशानी हो जाएगा। तो अगर मरना है तो सब साथ में मरेंगे और जिएंगे तो सब साथ में जिएंगे। इस भवसागर में भावनाओं से पल्ला झाड़ना आसान नहीं होता। मौत के बाद मातम के माहौल में जब चौतरफा चीख गूंज रही हो, तो सोचिए धैर्य को बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा। परिवार के बच्चे जो अगर रो रहे हैं या उनकी महिलाएं रो रहे हैं तो उसको देख कर बहुत तकलीफ होता है ना। कार्य पुण्य का तो जरूर है, लेकिन तकलीफ भी उतना ही हम लोगों को होता है। हार और जीत तो हिम्मत से होती है। मुश्किल वक्त में भी अलेक्जेंडर चेरियन ने मन को स्थिर रखा और 10-20 नहीं 100 से भी अधिक लोगों का उनकी आस्था और धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार किया। अभी तक टोटल जो हमारे पास है 113 डेड बॉडी जो मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर डेथ हुए थे, पूरी तरह से रीति रिवाज का पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार हमने किया। डर को जीत लेना, भावनाओं पर काबू पाना, लोगों के काम आना, ये आसान नहीं होता है। लेकिन अलेक्जेंडर चेरियन जैसे लोग भी तो कुछ अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो और लोग जीवन सामान्य जीने लग जाएं। कैमरामैन श्रीनिवास नायडू के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एक दिन थकने लगता है इंसान। आखिर कितनी उम्मीद लेकर आए और कहां से कितना भरोसा रखे। लेकिन हम जहां तक पहुंचे हैं वहां तक करोड़ों बरसों का सफर तय कर पहुंचे हैं। ये इक्का दुक्का साल कितने ही बुरे हों, हमारे इवोल्यूशन के एक पैरा या ज्यादा से ज्यादा एक पन्ना बनकर रह जाएंगे। तो साथियों, एंड्योरेंस, स्टेमिना और होप बना कर रखनी है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये कार्यक्रम उम्मीद की बात है। एक नया दिन, नई चुनौतियां, जिनका सामना हम उम्मीद, हौसले और एक दूसरे की मदद से करेंगे। उम्मीद की बात में हम कोविड की इस महामारी के बीच उन व्यक्तियों और संस्थाओं की बात करते हैं जो उम्मीद को एक जिंदा शब्द बनाए हैं। पहली कहानी आज तक के जगदलपुर संवाददाता करीमुद्दीन की तरफ से। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके में है। यहाँ लगातार कोविड से मौतें हो रही थी। इन मृतकों का कोरोना संक्रमण से भय के चलते अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था, या मृत्यु के बाद जो हो रहा था उसे अंतिम संस्कार नहीं कहा जा सकता था। ऐसे में सामने आए रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर चेरियन। अलेक्जेंडर हर धर्म की आस्था को बरकरार रखते हुए अभी तक कुल 253 लोगों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। जो दूर दराज परिवार के लोग हैं उन्हें वीडियो के जरिए अंतिम संस्कार के दर्शन भी करवाए जा रहे हैं। कफन दफन का इंतजाम करने, अंतिम संस्कार, परिजनों को सूचना, एम्बुलेंस की व्यवस्था और प्रशासन से संपर्क कर अन्य राज्यों के मृतकों के शवों को घर तक पहुंचाना, चेरियन ने इस काम में दिन रात एक कर दिया है। दूसरी कहानी अतुल वैद्य की, बालापुर से। कुछ पिछली कहानी जैसी, बस देश काल परिस्थिति और हाँ, धर्म भी अलहदा है। स्क्रीन पर आपको जो वीडियो और तस्वीरें दिख रही हैं वो बालाघाट के मोक्ष धाम की हैं। यहाँ कोरोना से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ मुस्लिम युवकों की एक टीम कर रही है। हालांकि इस टीम को नगर पालिका की तरफ से मामूली सा भत्ता भी मिलता है, लेकिन पत्रकार अतुल वैद्य बताते हैं कि पगार से कहीं ऊपर सेवा की भावना और मन में सांप्रदायिक सद्भाव इनके काम में झलकती है। लगभग 1 वर्ष से कोविड पॉजिटिव बॉडी का अंतिम संस्कार मेरे और मेरी टीम द्वारा कराया जा रहा है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि परिजन अपनी बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं घबराहट में, तो उनका भी बिना किसी भेदभाव किए उनके भी बॉडी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरी सुरक्षा के साथ किया जाता है, कोविड की गाइडलाइन के साथ।
तीसरी उम्मीद की बात करेंगे लखनऊ की एक महिला वर्षा के बारे में। वर्षा क्या करती हैं? जिनका निधन कोरोना वायरस से हो रहा है, उनकी मृतदेह को वो शमशान घाट और कब्रिस्तान तक पहुंचाती हैं निःशुल्क। आपको पता ही होगा, जब किसी की मौत कोरोना वायरस से होती है तो मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों को डेड बॉडी ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। गरीब या मध्य वर्ग के लोगों के लिए एम्बुलेंस का खर्च अफोर्ड करना भी मुश्किल है। एम्बुलेंस 10-15 हज़ार या इससे ज़्यादा ही चार्ज कर रही है। ऐसे में वर्षा, उन्होंने पहले दिन एक प्राइवेट गाड़ी हायर की, लेकिन अब उनके पास 2 और गाड़ियां हैं जिससे उन्होंने लोगों द्वारा मिली आर्थिक मदद से हायर किया। वर्षा को अमेरिका, कनाडा, न्यूयॉर्क और सऊदी अरब जैसी जगहों से भी अंतिम संस्कार करवाने के लिए कॉल्स आती हैं, क्योंकि कुछ लोगों के परिजन विदेश में रहते हैं और फिलहाल वो भारत आने में अक्षम हैं। इन 3 कहानियों को बता चुकने के बाद बस इतना ही कहना है कि जिन्हें जात धर्म से मतलब नहीं, उन्होंने इन तीनों कहानियों को मानवता से बुकमार्क कर लिया होगा। बाकियों को इसमें अलेक्जेंडर, सोहेल और वर्षा का धर्म और जेंडर पता चल रहा होगा। चौथी उम्मीद की बात हमें भेजी हमारे एक दर्शक अब्दुल बासित ने, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से। यहाँ का सिटी हॉस्पिटल पूरे मराठवाड़ा इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल। जाहिर है यहाँ इलाज करवाने लोग दूर दूर से आते हैं। अब होता क्या है, अस्पताल का पूरा फोकस कोविड मरीजों पर है। ऐसे में मरीजों के परिवार वालों और तीमारदारों की सुध कौन ले, खाने पीने की व्यवस्था कौन करे? शायद यही सवाल ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के मन में भी रहा हो, लेकिन अफसोस की तरह नहीं, उत्तर ढूंढने के उद्देश्य से। और उत्तर के तौर पर यह फाउंडेशन लग गई अपने काम में। क्या काम? मासीउद्दीन सिद्दीकी द्वारा स्थापित ये फाउंडेशन गरीब और दैनिक वेतनभोगी श्रमिक मरीजों के परिवारों को भोजन, फल, बेकरी आइटम और राशन किट दे रहा है। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन मुख्यतः सरकारी अस्पताल के रोगियों की आर्थिक सहायता करता है। ये लोग स्लम एरिया के लोगों की भी मदद करते हैं, भोजन वगैरह पहुंचाकर। 5वीं उम्मीद की बात मुजफ्फरपुर से। इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं तस्वीरें। ये उन युवाओं की हैं जो शहर में कोरोना संक्रमित लोगों तक मुफ्त खाना पहुंचा रहे हैं। नेहल कुमार गुप्त, सचिन कुमार मंटू और पंकज पटवारी, उनकी इस शानदार पहल की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। इस पर इन युवाओं का क्या कहना है, सुनिए। हम यहाँ मुजफ्फरपुर में कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं, जो होम क्वारंटाइन में हैं, उनके लिए 2 समय का भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। ये हम लोग पिछले 5 दिनों से कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग आगे तक करेंगे। लोगों का सहयोग मिल रहा है। लोग हमारे फ़ोनपे नंबर और अकाउंट में जो है सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग से हम अधिक से अधिक दिनों तक इस कारवां को लेके जाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग हमें इस कार्य में सहयोग करें, ताकि कोविड पॉजिटिव लोग जो घर पे बीमार पड़े हैं वो कम से कम इस स्थिति में नहीं है कि खाना खुद से बना सके, तो उन्हें एक राहत मिले। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में ही अगर कोई कोरोना पॉजिटिव शख्स जो होम आइसोलेशन में है और खुद का खाना बनाने में असमर्थ है, वो नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर कॉल कर इन युवाओं की मदद ले सकता है। अगर आप इन युवाओं को आर्थिक योगदान देकर मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब आज के दिन की आखिरी उम्मीद की बात की तरफ बढ़ते हैं। हमने देश भर के अखबारों और न्यूज़ पोर्टल से कुछ उम्मीद की खबरों का कंपाइलेशन किया। जैसे दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आइनॉक्स प्लांट में 25 अधिकारी और 145 मजदूर बिना रुके काम कर रहे हैं दिन रात, ताकि रोज 150 टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सके। अखबार के मुताबिक मजदूरों का लंच बॉक्स सामने रखा था, पर वो खा नहीं रहे थे। पूछने पर बोले अभी 50 टन ऑक्सीजन और बनानी है, जब तक नहीं बन जाती नहीं खाएंगे। नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स नाम की कंपनी ने संसाधनों का प्रयोग बड़े इनोवेटिव तरीके से किया। ये कंपनी मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर के क्षेत्र में काम करती है। इन दिनों ये विभिन्न प्रकार के पोर्टेबल शेल्टर और मोबाइल हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिससे बड़े स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन शेल्टर मिल सके। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल ने इस वास्ते पिक्चर टाइम से संपर्क साधा। इसके बाद पिक्चर टाइम ने इनफ्लेटेबल, एक्सपेंडेबल और फोल्डेबल टेंट के कॉम्बिनेशन का उपयोग कर 72 घंटों के अंदर अपोलो अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा के साथ 40 बेड तैयार किए। तीसरी खबर दैनिक जागरण के जानिब से, जो बताती है कि ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने विदेशों से विशेष ऑक्सीजन टैंकर जुटाने के प्रयास तेज कर दिए। वायुसेना का मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर दुबई से 6 विशेष क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर लेकर सोमवार की रात बंगाल के पानागढ़ स्थित एयरबेस पर पहुंचा। वायुसेना 27 अप्रैल को भी 6 क्रायोजेनिक टैंकर दुबई से भारत लेकर पहुंचेगा। इससे पहले शनिवार को वायुसेना का ग्लोब मास्टर सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक टैंकर लेकर आया था। अगली खबर इंडिया टुडे के हवाले से RS सचदेवा और उनके भाई हरप्रीत सचदेवा के बारे में। हाईटेक इंडस्ट्रीज के मालिक हैं दोनों। हाईटेक इंडस्ट्रीज पंजाब के मोहाली में है। ये कंपनी मुफ्त में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर दे रही है। RS सचदेवा का मानना है कि इस मुश्किल वक्त में वो मानवता की सेवा कर रहे हैं।
सेक्शन की आखिरी खबर, इस सेक्शन की जिजीविषा की खबर, और ये छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में। मुंबई की शैलजा नकवे घाटकोपर के मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर में भर्ती थी। कोविड के चलते किताबी भाषा में कहें तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, बोला कि 24 घंटे से ज़्यादा जीवित रहना मुश्किल है, लेकिन 13 दिन तक वो बीमारी से लड़ी और आखिरी में जीती। उनके डिस्चार्ज के वक्त हॉस्पिटल में बाकायदा केक काटा गया। इसमें लिखा था 25/25 उनका CT स्कोर, जो उनके स्वस्थ होने का सबूत था। तो आपने देखा, शहर के अखबार बेशक बदहवासी की खबरों से भरे पड़े हैं, लेकिन उन सब के बीच उम्मीद की बातें भी हैं। मरीज जो अपनी जिजीविषा के दम पर जीवित होकर लौटे, लोग जो लोगों की मदद कर रहे हैं। इसलिए हमारा भी आपसे आग्रह है, थोड़ा इंतजार करें, सुबह ज़रूर होगी, रोशनी फिर से हमारी ज़िंदगी में आएगी, और इस दौरान एक दूसरे का साथ न छोड़ें। आखिरी में उम्मीद का संदेश सुनिए कंचन को। नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन सिंह चौहान केंद्र सरकार के एक छोटे से पद, अनुवादक पद पर कार्यरत हूँ, और बचपन से पोलियो सर्वाइवर थी, आजकल कोविड सर्वाइवर हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसके लिए हमने पूरी जान झोंक करके उसको वेंटिलेटर दिलवाया होता है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिलवाया होता है, और लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है और वहाँ जा कर के वो जान गंवा चुका होता है, हमारे पास फिर एक पूरा मिनट नहीं होता है कि हम बैठ करके उनके लिए रो लें। कभी हमारे किसी बड़े अजीज़ के माता पिता भी होते हैं, उनके जो उसी में लगे हुए हैं, और उनकी मृत्यु हो जाती है और हम एक मिनट भी उसके लिए दुख नहीं मना पाते हैं, बस हाय करके रह जाते हैं और तुरंत सोचते हैं कि दूसरा प्रोफाइल देखें, किसकी जान अब बच सकती है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं। तो मैं उन बहुत सारे मित्रों के, उन्हीं लोगों के साथ जो बहुत अभी तक अपरिचित थे और आज सबसे ज़्यादा परिचित हैं, उनके साथ मैं काम मिल करके थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ, बिस्तर से ही, अपने व्हीलचेयर के से और अपने फ़ोन से। डॉक्टर ने मुझे चूँकि फेफड़े की दिक्कत है तो बोलने को मना किया है। इसको मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि अपना और अपने जीजा जी का हाल, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से पर्सनल मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है, और मेरा जो बहुत अपने लोग हैं जो मेरा हर पल हाल लेना चाहते हैं, जो मुझे हमेशा चिंतित रहते हैं कि मैं कहीं इन सब चीज़ों में अपने आप को हार्म ना कर पाऊँ, उन लोगों से मैंने वो ऊर्जा जो उनसे बात करने की ऊर्जा थी, वो मैंने एक ग्रुप बना करके मैं उनको हाल अपना सुबह और शाम, और अपने जीजा जी का जो कि अभी भी बहुत क्रिटिकल स्थिति में है, उनको मैं उस ग्रुप के माध्यम से दे देती हूँ। और वो जो सांसें, जो बात करने की जो ऊर्जा बचती है, जो सांस बचती है, उसको मैं आप लोग जो यहाँ पर आज आग लगी है, पूरे देश में बुरी तरह आग लगी है, इसमें इन लोगों से बात करने में अपने बिस्तर से और अपनी व्हीलचेयर से लगा करके उन लोगों के लिए कोशिश कर पाती हूँ। क्या करती हूँ ये, इसके लिए मेरे पास सच में कोई शब्द नहीं है। और अंत में प्रार्थना वही जो भारत से बाहर एक्सपोर्ट किए जा रहे कोविड वैक्सीन के डब्बों में लिखी थी। प्रार्थना जो बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। और सभी में चूंकि मैं भी शामिल हूँ, तो फिर मेरे भी दुखी रहने का सवाल नहीं उठता। संवेदना है, करुणा है, संकल्प है। सरकारों की जवाबदेही तय करेंगे, ज़मीन पर उतरकर आंकड़ों, विशेषज्ञों सबके हवाले से। और ये भरोसा है कि जनता जागरूक होगी, लापरवाही नहीं बरतेगी। अगर ये दो चीज़ें होंगी, तभी उम्मीद की बात अपने मकाम तक पहुँचेगी।
कोविड का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इम्यूनिटी पावर का कम होना, और चूँकि ईश्वर की दया से मेरे में इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा था, इसलिए मैं 100 बॉडी जो बस्तर ज़िले के ही केवल उसको मैं यहीं पर फंगल करवाने में पूरा योगदान निभाया था, और बाहर के जो थे वो लगभग 78 जो कोविड पॉजिटिव बॉडी थे जिनको अन्य प्रदेश या अन्य ज़िलों में भेजने में भी मैं अपनी भूमिका निभाया था। तो इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ही इस इंजेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और आपका यदि चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगा तो आप मान के चलिए कि किसी भी परिस्थिति में आपकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए मैंने तो इंजेक्शन लगा लिया है चेस्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए। आप ये मान के चलिए कि वेंटिलेटर की कमी है, इसीलिए आप पहले आके इंजेक्शन लगा लीजिए ताकि कि उस स्थिति में हम ना पहुंच पाए। चूँकि फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बनाया था कि उसमें ये लोग आएंगे, और चूँकि मैं उस क्राइटेरिया में नहीं आया, इसलिए अब 45 के ऊपर वाले को जो लगने के क्राइटेरिया में आया हूँ, तो इसलिए मैं पहला इंजेक्शन लगाने के लिए आ गया हूँ। देखिए, पीड़ा की स्थिति तो था, क्योंकि अंतिम संस्कार किसी का करना और उस स्थिति में करना जब उनके परिवार वाले भी डर में बैठे रहे, और उस परिवार के हिस्सा बन के अगर मैं उस कार्य को कर रहा था तो दुख तो बहुत ज़्यादा था मेरा। लेकिन डर इसलिए नहीं था क्योंकि इस देश में मैं पैदा हुआ हूँ, तो इस देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी था, और इस देश के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर किसके लिए कर सकता हूँ कुछ भी। दंतेवाड़ा जिले के फूलगट्टा के रहने वाले तुलाराम के 5 साल के पुत्र श्रवण की मलेरिया से मौत हो गई। मेकाज में पूरे 4 घंटे के इंतजार के बाद मृतक पुत्र का शव लेकर गांव जाने के लिए वाहन उपलब्ध हो सकी। इस बीच मुक्तांजलि वाहन की अनुपलब्धता के कारण मृतक के परिजन परेशान होते रहे। हॉस्पिटल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 5 साल के श्रवण को तेज बुखार की शिकायत के बाद दंतेवाड़ा जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यहां से उसे मलेरिया होना बताकर मेकाज रेफर कर दिया गया। इससे पहले कि श्रवण को उपचार मिल पाता, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सोमवार की सुबह 7 बजे मेकाज के डॉक्टरों ने बताया कि यहां लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। पुत्र का शव हाथ में लेकर पिता मेकाज में भटकता रहा। उसे गांव लौटने के लिए मुक्तांजलि वाहन की जरूरत थी, लेकिन पूरे 4 घंटे तक इंतजार के बावजूद वाहन नहीं मिल सकी। इस बात की जानकारी बस्तर कमिश्नर दिलीप वासनीकर को लगी, तब उन्होंने रेड क्रॉस की वाहन उपलब्ध करवाई, जिसके बाद 12 बजे दोपहर मृतक का शव लेकर परिजन वापस गांव के लिए रवाना हो सके। लचर हुई व्यवस्था। मुक्तांजलि वाहनों की मॉनिटरिंग सही नहीं होने के चलते व्यवस्था लगातार लचर होती जा रही है। 2 दिन पहले भी 31 दिसंबर को मारडूम थाना क्षेत्र के हर्रा कोडेर की रहने वाली महिला का 7 माह का पुत्र अलाव से झुलसकर काल के गाल में समा गया। सुबह 11 बजे पीएम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम 5 बजे तक इंतजार करने पर मुक्तांजलि वाहन नसीब हो सकी, जिसके बाद पीड़ित गांव के लिए रवाना हो सके। तो सर्वर को क्या हो गया था उसको? मलेरिया। कब खत्म हुआ? आज 8 बजे तक। तो अभी तक गाड़ी नहीं आया? फोन किए थे? क्या बोले? तो कोड़े नर गया। ब्यूरो रिपोर्ट CG24 न्यूज़ जगदलपुर। दरअसल उस झूले में एक लाश है। जी हाँ, उस नवजात शिशु की लाश जिससे दुनिया में आने से पहले ही बेरहम मौत मिल गई। ये तस्वीरें बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीजापुर के आईपिंटा से अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर डिलीवरी कराने के लिए आया यालम रमेश नाम का ये शख्स हिंदी नहीं बोल पाता। वो अपनी बात किसी को समझा नहीं पाता और उसकी पत्नी की हालत बिगड़ती गई और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। वो अपने नवजात शिशु को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाता। इससे पहले ही अस्पताल में भर्ती नवजात की मां के लिए दवाइयां खरीदनी पड़ी और दूसरी मदद के लिए
उसे अस्पताल में ही रुकना पड़ा। वो नवजात की लाश को झोले में लिए अस्पताल के सारे काम निपटाता रहा। जब इस घटना की जानकारी रेड क्रॉस सोसाइटी को मिली तो उसने नवजात शिशु के शव को उसके गांव भिजवाने का प्रबंध किया। जल्दी करना वहाँ पर इस जानकारी के आधार पर जब हम लोग गए तो उसका बच्चा झोला में था और उस बच्चे को हम लोग तुरंत उसके लंकापल्ली गाँव में भेज रहे हैं बॉडी का क्रियाक्रम करने के लिए। उसके पिताजी के साथ अभी रवानगी कर रहे हैं। जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मानवीयता की सारी हदों को पार करने वाली तस्वीरें हैं। सुनकर आप चौंक जाएंगे कि जो ये झोला हाथ में लिए युवक घूम रहा है, इस झोले के भीतर उसी के नवजात का शव है जिसने इस दुनिया में आने के कुछ समय बाद दम तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद चूंकि अस्पताल की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना था, अपने बीमार पत्नी के लिए दवाइयों का इंतजाम करना था, कि यूं ही युवक अपने इस झोले में बच्चे के शव को लेकर पूरे अस्पताल में घूमता रहा। अस्पताल प्रबंधन ने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। नरेश मिश्र हमारे सहयोगी जुड़े से बात करते हैं। नरेश, ये वाकई में इंसानियत की पराकाष्ठा है कि किस तरह से लोग इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए ऐसी हदें और ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। नरेश जी हाँ, देखिए बहुत ही ये दृश्य अपने आप में विचलित कर देने वाला है कि कोई पिता अपने मृत बच्चे को झोले में लेकर घूम रहा है और उसको कोई मदद नहीं मिलती, कोई सलाह नहीं मिलती और उसकी मजबूरी और बेबसी ये है कि न तो वो अपनी भाषा व्यक्त कर पा रहा है, लोगों से बातचीत कर पा रहा है और उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा दृश्य है जो मानवता को झकझोर देने वाला है। और यही दृश्य आज सुबह से यहाँ था। लोगों को तो अंदाज भी नहीं हो पाया कि जिस झोले में वो लोग आमतौर पर सामान रखते हैं, वहाँ कोई पिता अपने बच्चे का शव रखकर इस परेशानी। आप लोगों से विनम्र अपील है, ये जो पीछे जो मुक्ति धाम में हम लोग खड़े हुए हैं और अग्नि दे के अभी कोरोना बॉडी को जो अग्नि दे रहे हैं, इससे हम लोगों को जो तकलीफ होता है उसका बयान हम लोग शब्दों में नहीं कर सकते। परिवार से जो जुड़े लोग हैं उनसे भी ज़्यादा हम लोगों को दुख होता है। हम लोग कभी नहीं चाहते कि किसी के परिवार में ऐसी स्थिति आए। कोरोना महामारी का जो ये दौर चल रहा है जिसमें परिवार अपने सगे संबंधी अपने प्रिय को भी अग्नि नहीं दे सकता, छू नहीं सकता, उसके लिए मतलब किसी प्रकार का अंतिम क्रियाक्रम के लिए किसी भी प्रकार का मतलब वो कोई भी कर्म नहीं कर पा रहा है। आप लोगों से विनम्र अपील है कि स्वयं भी सुरक्षित रहे, दूसरों को सुरक्षित रखें। अपनों को आप अपने साथ रखे रहेंगे तो खुशियां हमेशा जीवन भर बनाते रहेंगे। छोटी छोटी खुशियों के लिए छोटे छोटे बहाना बनाकर आप जो खुशियां मना रहे हैं उसका दुष्परिणाम इस रूप में हमारे सामने आ रहा है। क्यों ना हम संकल्प लें आज कि भविष्य में हम हमारे परिवार को ही नहीं, अपने पड़ोसियों को, अपने देश के वासियों को किसी भी तरह से इस तरह का हानि सहन करने के लिए अवसर ना प्रदान करें। आपसे विनम्र अपील है कि स्वयं सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कोरोना महामारी का गाइडलाइन का पालन करें। शासन प्रशासन जो गाइडलाइन निकाला है उसका नियमतः अक्षरशः पालन करें। विनम्र अपील है आपसे।